डिटेल में। अब जरा इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें। देखो कल जो हमने बात करी थी उसमें ये था कि भाई हम जब तक कि इस डिवाइस को यानी कि कंप्रेसर को हम ऑन नहीं करेंगे, कंप्रेसर को हम जब तक ऑन नहीं करेंगे, इस डिवाइस को जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे, अपना इलेक्ट्रिकल स्विच जो आपका जो कंप्रेसर जो आपका रेफ्रिजरेटर में एक वो लगा होता है ना स्विच ऑन, आप उसका वायर होता है उसे प्लग में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, तो बेसिकली डायरेक्ट कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल मोटर से। इलेक्ट्रिकल मोटर कनेक्ट होता है कंप्रेसर से, तभी आपका जो है मेन कंपोनेंट ये है कंप्रेसर, तभी आपका फ्रिज काम करता है। जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा फ्रिज काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब आपको इलेक्ट्रिकल वर्क इसे देना ही पड़ेगा इस डिवाइस को, तभी जाके ये डिवाइस आगे काम करेगी। तो इसमें क्या हुआ देखो, आपने रेफ्रिजरेटेड स्पेस से जो आपके अंदर जो फ्रिज का दरवाज़ा है उसके अंदर, वो दिस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, वो कम टेम्परेचर पे है, कॉल्ड TL लोअर टेम्परेचर। वहाँ से हीट ली, जो सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह वहाँ आपने रखी, वहाँ से हीट ली, उस पर वर्क किया, और भैया फिर आपने ये हीट जो है हायर टेम्परेचर मीन्स किचन को जो है ये हीट जो है थ्रू द कंडेंसर पाइप जो है वहाँ से दे दी, ट्रांसफर, वो हीट यहाँ से ली और यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले रिजर्वायर को ट्रांसफर कर दी। लेकिन इसमें आपको इसमें वर्क करना पड़ा, तो ये चीज़ है। अगर हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो भैया इसे तो दिखा दिया रेफ्रिजरेटर, ये सर्कल में, बिकॉज दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस, इसलिए इसे साइकिल में दिखा दिया। आर का मतलब रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर पे वर्क करना ही है तभी ये स्टार्ट होगा। जैसे ही आप इसे वर्क करोगे तो ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है लोअर टेम्परेचर पे, यहाँ से अगर भाई आप रेफ्रिजरेटर से क्या चाहते हो, बताओ जरा क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटपुट क्या चाहते हो रेफ्रिजरेटर से, आप बताओ जरा। सर कि स्पेस जो है वो ठंडा हो जाए। वो ठंडा रहे वो वाला, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट चाहते हो। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये जो स्पेस है ये ठंडा रहे। ये ठंडा कब रहेगा, जब इसमें आप कोई भी गर्म चीज़ रख दोगे तो उसमें से ये हीट आपकी लगातार कंटिन्यूसली दैट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस स्पेस, अगर ये एक्सट्रैक्ट होती रही तो आपका जो है काम होता रहेगा। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये एक्सट्रैक्ट करना हमेशा QL फ्रॉम दिस स्पेस, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट होती रही तो आपका काम जो है होता रहेगा। लेकिन ये तब एक्सट्रैक्ट होगी जब आप वर्क डन करोगे, इस पर इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे, तब तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा। फिर अब आप हीट सप्लाई आपने करी और किसे कर दी, किचन को कर दी, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को कर दी, TH मीन्स हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो आप देख रहे हो अगर इसने हीट एक्सट्रैक्ट करी यहाँ से 3 किलो जूल, तो आप देखोगे QH हमेशा ज़्यादा होती है ये, तो ये कम से कम 5 किलो जूल जो है यहाँ पे किचन को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसमें कुछ एडिशन वर्क का भी जुड़ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है। तो इस डिवाइस की सबसे खास बात ये हुई कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% से ज़्यादा होती है। ये बड़े मज़े की बात है इसमें, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% से ज़्यादा का मतलब जितनी इसने हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से किचन में, उससे ज़्यादा हीट को छोड़ता है। अगर यहाँ से 3 किलो जूल करी तो वो 5 किलो जूल को छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसकी जो एफिशिएंसी, अगर ये 3 करता 3 छोड़ता तो 100% एफिशिएंसी होती, लेकिन ये तो 3 कर रहा है यहाँ से एक्सट्रैक्ट, एंड वो किचन में कितनी भेज रहा है 5, इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है मोर देन 100% है। अब यहाँ पे ये तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम आपको समझ में आता है कि भैया यहाँ से QL, यहाँ पे QH, यहाँ पे WIN। ये ध्यान रहे QH इज ऑलवेज ग्रेटर देन QL, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, QH इज ऑलवेज ग्रेटर देन QL, कभी इसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100% होगी। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी के डेफिनेशन में प्रॉब्लम आनी क्रिएट हो गई। भाई एफिशिएंसी की डेफिनेशन में तो हमने हमेशा से ये क्लास से पढ़ा है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, पढ़ा है नहीं पढ़ा ये वाली चीज़। यस सर। तो अब यहाँ पे तो एफिशिएंसी के डेफिनेशन पे ही अटैक हो गया। तब इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, ये पुरानी डेफिनेशन है, इसे मत छेड़ो। अब इसी जो है जो इसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इस डिवाइस का, उसे उसका नाम थोड़ा चेंज कर लो, उसे हम बोल देते हैं COP। COP का मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, R से इसे डिनोट किया। तो हमने ये फॉर्मूला ये एफिशिएंसी का ही है। एफिशिएंसी होता है आउटपुट ओवर इनपुट,
आउटपुट ओवर इनपुट, यही तो एफिशिएंसी होती थी। तो ये फार्मूला उसी का है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आती थी दैट इज मोर देन 100%, मीन्स 500% तक भी इसकी एफिशिएंसी होती है, ये समझ 500% तक। तो इसलिए इसका नाम, सब कुछ वही है, डेफिनेशन वही है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है। नाम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि ये एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन को, जो उसकी एक इम्पॉर्टेंस थी कि भैया किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी है दैट शुड नॉट अचीव अप टू 100%, तो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा था ये। फुलफिल का मतलब उस, ये तो हम तो कह रहे थे अभी तक कि भैया 100% एफिशिएंसी होती नहीं, ये तो कह रहा था कि 500% भी एफिशिएंसी होती है, तो इसलिए इसमें रेफ्रिजरेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बस, तो अब देखो वही है आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि आउटपुट का मतलब डिजायर्ड आउटपुट, ये ध्यान रखना। आप चाहते क्या हो, डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहते हो, और रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटपुट चाहने के लिए आपको रिक्वायर्ड इनपुट देना ही पड़ेगा। तो डिजायर्ड आउटपुट आप चाहते थे यहाँ से कि भैया यहाँ से ये टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये टेम्परेचर जो है कम तब होता रहेगा, मेंटेन रहेगा कम टेम्परेचर, जब यहाँ से QL लगातार एक्सट्रैक्ट होती रहेगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आउटपुट की QL, हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कब होगा, जब QL वहाँ से निकलती रहेगी बाहर, कि भैया QL आता रहे बाहर। तो ये तो आउटपुट हो गया। अब इनपुट ये कब आएगी, ये तब आएगी जब आप जो है ये कंप्रेसर को चलाओगे, यानी कि वर्क इनपुट दोगे इसमें। तो ये रिक्वायर्ड इनपुट कितना हो गया भैया, WIN हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये पूरे इसमें आप देखते हो QH तक जो मामला यहाँ पे पहुँच रहा है वो आ रहा है QL प्लस WIN, QL प्लस WIN जो आपने इनपुट दिया वर्क का। तो आप इसे लिख सकते हो WIN इज इक्वल टू QH माइनस QL, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ भाई, बोलो। यस सर। तो आप देख रहे हो ये तो डिजायर्ड आउटपुट हो गया QL, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगी बाहर तब तक ये स्पेस में जो है टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। तो एक तो डिजायर्ड आउटपुट तो ये है, और रिक्वायर्ड इनपुट ये है, यानी कि रिक्वायर्ड इनपुट को हम लिख सकते हैं QH माइनस QL। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया कि भैया QL तो रिक्वायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट हो गया, और रिक्वायर्ड इनपुट हमारा क्या था W, और W की वैल्यू हमारे पास होती है QH माइनस QL। तो ये हो गया QL अपॉन QH माइनस QL। QL से हमने जब डिवाइड किया तो 1 अपॉन QH माइनस QL माइनस 1। अब हमेशा मैं पहले बता चुका हूँ QH हमेशा बड़ा होता है QL से, मैंने यहाँ पे इसलिए बताया यहाँ पे कि भैया अगर यहाँ से QL की वैल्यू 3 है तो QH की वैल्यू 5 ही होगी, तभी इसकी एफिशिएंसी जो है COP मोर देन 100% होगी, या मोर देन 1 होगी जिसे हम बोलते हैं। तो जब आप देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे 1 अपॉन, अब ये 1 से ज़्यादा का मतलब ये समथिंग कुछ, ये जो रेशो आएगा अगर ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो कुछ इस तरह का रेशो आना चाहिए। 1.3 1.4 जब डिवाइड करोगे तो बोलो ये वाली वैल्यू QH माइनस QL की वैल्यू, और -1, तो आप देखोगे 1 अपॉन 0.3, 1 अपॉन 0.3 का मतलब हो गया कितना हो गया भैया, ये 100, और ये 30 कितना हो गया भाई, 33.3% कुछ नहीं 30 कितना हो गया, 10, 100 नहीं हुआ यार, 10 हुआ ना, तो 10/3 हुआ, 10/3, तो 10/3 इसका मतलब ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 0.3 और ऊपर हो जाएगा 10/3, 10/3 का मतलब 3.3, 3.3 का मतलब हो गया, अगर आप इसे परसेंटेज की टर्म में बात करोगे कितना हो गया भाई, 330%, 330% हो गया नहीं हो गया, यानी कि ये वैल्यू मोर देन 1 या 330% एफिशिएंसी जो है, ये फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप देख रहे हो इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो COP है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि 1 का अगर ये 1 आ जाता है इसका मतलब 100%, अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो उतना ही, जैसे कि 3.3 आया इसका मतलब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330% हो गया, मोर देन 100% हो गया। अब ये आने की है वैसे देखोगे तो 3.3 का मतलब मोर देन यूनिटी, तो इसकी जो COP है, इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी वजह से इसका नाम जो है COP रखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई, याद रहेगी बात, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर ये 1 ही रही
तो समझ लो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है आपका प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर रेफ्रिजरेटर से अगर आप उसे ठंडी करवाना चाहते हो स्पेस को, तो वो जो है उसका COP 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, अदरवाइज वो ठंडा नहीं करेगा। और जितना बेटर रेफ्रिजरेटर होगा उसका COP उतना ही बेटर होगा। COP आजकल जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनके COP 7 तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 700% तक उनकी एफिशिएंसी पहुंच जा रही है। ठीक है, अब देखिए सर जो जितना ज्यादा हीट लिबरेट करेगा वो तो एनवायरनमेंट के लिए उतना ही खराब होगा ना। अब यार वो अलग बात रहेगी, हमें उस चीज़ पे नहीं जा रहे। इतना वो ध्यान देना है तो भैया फ्रिज यूज ही मत करो। हम तो, हमारे पुराने लोग तो कहते ही हैं फ्रिज जो है नुकसान करता है सोसाइटी को भी और तुम्हें भी है, एनवायरनमेंट को भी, तो नुकसान तो करती ही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर, यस सर। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे हीट पंप। तो यहाँ तक रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ पूछना है बताओ पहले तो, क्योंकि अगर रेफ्रिजरेटर समझ में आ गया तो हीट पंप मुझे समझाने में कुछ टाइम लगना ही नहीं है। ये देखो बिल्कुल वही डायग्राम है, देख रहे हो, सेम डायग्राम है ये। यस ये सर। डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, बिल्कुल दोनों एक ही साइकिल पे वर्क करते हैं, सेम साइकिल पे वर्क करते हैं, सब कुछ वही है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है इसमें, अब हमारा जो हम कहते थे ना COP, हम कहते थे डिजायर्ड आउटपुट, इसलिए तो मैंने आउटपुट ओवर इनपुट के आगे डिजायर्ड आउटपुट और रिक्वायर्ड इनपुट लिखा है, सिर्फ क्योंकि हीट पंप भी पढ़ाना था इसलिए वर्ड ऐड करना पड़ा डिजायर्ड आउटपुट। आउटपुट के अलावा मैंने लिखा थोड़ा सा मोर कर दिया, उसे ऐड कर दिया, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट देखो, हीट पंप क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे कि अपने यहाँ पे तो खैर हम लोग भाई हम तो खैर नॉर्मल से लोग हैं, हम तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन क्या है जो विदेशों में, क्योंकि हमारे पास तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होता भी नहीं ठंडे यहाँ पे इंडिया में, लेकिन जैसे कि आप कनाडा देखोगे हैं, जर्मनी देखोगे तो वहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं, -10 -20 है ना। तो वो लोग तो बाहर निकल जाएं तो उनका तो सब मामला ख़राब हो जाए। तो उनके घरों में क्या होता है, एक ये डिवाइस यूज़ होती है हीट पंप। तो होता क्या है कि ये बिल्कुल उसी साइकिल पे वर्क करते हैं। भाई ये साइकिल क्या काम करती है, ये वाला ये करती थी कि लोअर टेम्परेचर से हीट लेती थी और उसे हायर टेम्परेचर को देती थी। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलो, अब आप ऐसा चाह रहे हो कि जो रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर को ठंड में आप ऐसा करो, अपनी खिड़की खोलो, रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल साइज की एक खिड़की बनाओ और रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दो बाहर ठंड में। ठीक है जी। और अब जो अंदर वाली साइड है, जो उसका जो कंडेंसर है, उसे कर लो अपने घर के अंदर। तो कंडेंसर क्या काम करता था मुझे बताना जरा, कंडेंसर क्या काम करता था? कंडेंसर हीट जो है उस ओपन स्पेस में किचन में हीट जो है देता था, किचन को और गर्म करता था, नहीं? यस सर। भाई जो उसके अंदर दरवाजे के अंदर जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है, उसके फ्रिज के दरवाजे के अंदर जो स्पेस है उसे ठंडा करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बाहर उसके एनवायरनमेंट है, बाहर का मतलब जहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, पीछे वो पाइप लगे हुए हैं, उस वाली जगह को वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करेगा। तो अब ये काम तो हम चाहते हैं गर्मियों में, लेकिन अगर मान लीजिए सर्दी है, तो सर्दी में हम क्या करेंगे? मैं ये सिंपल वे में बात कर रहा हूँ आपकी, हीट पंप इसी साइकिल पर वर्क करता है, बस फंक्शनिंग यही है। ऐसा मान के चलो कि फ्रिज को ठंड में जो है उस खिड़की को से जो है रख दो और उसके गेट को बाहर खोल दो, दरवाजे को फ्रिज के, तो क्या काम करेगा फ्रिज? अब उसके लिए तो पूरा एनवायरनमेंट दरवाजा हो गया, क्योंकि दरवाजा ओपन कर दिया, बाहर वाला एनवायरनमेंट हो गया, नहीं हो गया? बोलो। यस सर, हो गया। आपने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया तो बाहर का जो ओपन स्पेस है जहाँ ठंड है बाहर, तो वो तो पूरा उसका हो गया। अब वो क्या करेगा? वहां से हीट लेगा लेगा और आपको जो है यस सर। पीछे जो है वो क्या देगा? हीट सप्लाई करेगा, वहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा और कंडेंसर वाली जगह जो है हीट आपको देता रहेगा। तो आप देखोगे कि आपने देखा भी होगा, जब घर के अंदर फ्रिज रखा होता है तो पीछे वाले पोर्शन में वहाँ पे थोड़ी गर्माहट रहती है, वो इसी वजह से ही रहती है। तो हीट पंप यही काम होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हीट पंप इज ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन ए साइकिल
that maintains a space at a higher temperature than the surrounding. हायर टेम्परेचर का मतलब हो गया, स्पेस का यहाँ पे मतलब हो गया पूरा घर आपका, एक पूरा कमरा जो है वहाँ पे हमने इस डिवाइस को लगा दिया है और ये डिवाइस क्या काम करेगी अब जो है ये हमारे रूम को गर्म करेगी, ठीक है। जैसे क्या एसी हमारे रूम को क्या करता है, ठंडा करता है गर्मियों में, वैसे ही जो हीट पंप होता है वो जाड़ों में हमारे उस रूम को कंटिन्यूसली इट विल मेंटेन ए हायर टेम्परेचर दैन इट्स सराउंडिंग। काम सिर्फ यही है, सेम साइकिल है, बस हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया, हमने फ्रिज को थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया। या जैसे आप एसी देखते हो, एसी के पीछे तो आपने बहुत ही गर्मी देखी होगी, नहीं देखी, समझे? एसी विंडो एसी होता है उसे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। विंडो एसी के पीछे तो बहुत गर्मी निकलती है, वहाँ तो देखी होगी। यस, बस यही काम है, एसी को उल्टा करके लगा दो। एसी का जो गर्मियों में जो वाला पोर्शन आप अंदर रखते हो उसे जाड़ों में जो है उस पोर्शन को बाहर कर दो, और बाहर वाला पोर्शन गर्मियों में जो रखते हो उसे अंदर कर दो, तो समझ लो ये क्या हो जाएगा, ये हीट पंप की तरह काम करेगा। बिल्कुल सेम साइकिल है, सेम डिवाइस है, बस हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे अब जो हीट पंप है ये बेसिकली हमारे यहाँ पे तो हीट पंप्स यूज़ नहीं होते, हमारे यहाँ पे तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर या फिर जो है ये अपने एसी ही ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन बाहर फॉरेन्स में जो है, फॉरेन कंट्री जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो इनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे हीट पंप की ज़रूरत पड़ती है। उनके घर जो हैं वो हीट पंप उन पे लगे होते हैं, पूरे घर जो है, जिससे क्या एयर कंडीशनड होता है, वो वहाँ पे पूरे के पूरे घर में जो है वो हीट पंप पूरे की तरह से वो लगाते हैं, जिससे क्या वो टेम्परेचर जो है उनका ज़्यादा मेंटेन रहे और वहाँ माइनस में टेम्परेचर ना पहुँचे, तो 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन करते हैं बस। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम साइकिल है, सब कुछ है। देखो हमारा लेकिन ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। डिज़ायर्ड आउटपुट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये हमारा घर है कि भैया ये घर हमारा हायर टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। ये बाहर का ठंडा टेम्परेचर है, बाहर ठंड है घर से बाहर, तो वो जो है वहाँ से हीट ये डिवाइस लेगी। कब लेगी, जब आप उसमें जो है ये रेफ्रिजरेटर उसका कंप्रेसर को चलाओगे तभी लेगी। तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, कंप्रेसर जब तक चलेगा नहीं ये डिवाइस अपनी फंक्शनिंग करेगी नहीं। तो अब फिर ये जो है हायर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर को ये हीट सप्लाई करेगी, और जिससे क्या ये घर जो है और हायर टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा, और बाहर से जो ये हीट लेते रहेगी ये डिवाइस, और हायर टेम्परेचर यानी कि घर के अंदर हीट को ट्रांसफ़र करती रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड द हीट पंप। बात समझ में आ रही है? अब इसमें भी जो COP है इसे भी हमने परफॉर्मेंस इसकी मेजर करने के लिए वर्ड यूज़ किया है COP, क्योंकि इसकी भी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा आती है, 1 से ज़्यादा आती है। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट द COP, और सफिक्स में लिख देते हैं HP मीन्स हीट पंप। अब देख रहे हो यहाँ पे जब आप देखोगे फिर वही रिलेशन मेंटेन होता है भैया, QH इज इक्वल टू WIN प्लस का QL। तो यहाँ से आपको W की वैल्यू निकालोगे तो वही QH माइनस QL निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसमें COP यहाँ पे देखोगे तो COP में फिर वही मैंने फार्मूला लिखा, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो इनपुट तो आपको देना ही पड़ेगा वर्क का, तो वर्क तो इनपुट हो ही गया, लेकिन इस बार आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। बताओ अब इस डिवाइस से आप क्या चाहते थे, हीट पंप से क्या चाहते थे, बताओ आउटपुट क्या चाहते थे, डिजायर्ड आउटपुट सर हीट चाहते थे, हीट चाहते थे, आपका घर गर्म रहे जाड़े में, ठंड में आपके घर में गर्मी रहे। तो गर्मी कब रहेगी, जब ये कंटिन्यूसली QH देता रहेगा। तो ये चाहते थे आप, आउटपुट चाहते थे कि ये QH देता रहे हमारे घर में, तो ये डिजायर्ड आउटपुट हो गया। जबकि रेफ्रिजरेटर में क्या चाहते थे कि भैया इस ठंडे स्पेस से QL निकलती रहे, जिससे क्या ये यहाँ पे ठंड जो है इसका जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहे। लेकिन यहाँ पे क्या चाहते हो, अब चाहते हो कि हायर वाला टेम्परेचर मेंटेन रहे। वो तब मेंटेन रहेगा जब आप इसे हीट सप्लाई करते रहो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं हम तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और किसी बॉडी को अगर टेम्परेचर उससे हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो आप वही वाला फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो डिजायर्ड आउटपुट कितना हो गया, QH। डिजायर्ड आउटपुट कितना हो गया, QH। और रिक्वायर्ड इनपुट तो भैया वर्क ही है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे इलेक्ट्रिकल वर्क उसे देना पड़ेगा, तो QH अपॉन W। और यहाँ W की वैल्यू तो मैं आपको यहीं बता चुका हूँ, W की वैल्यू वही रहेगी QH माइनस QL, क्योंकि ये चीज़ निकलती है तो ये यहाँ से प्लस यहाँ से दोनों मिलके
QH के बराबर होंगे। तो W कितना हो गया, QH माइनस QL। तो आपके पास ये हो गया QH माइनस QL। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखो यहाँ पे हमारे पास COP ऑफ हीट पंप आ गई QH अपॉन QH माइनस QL। यहाँ तक बात समझ में आई। COP ऑफ HP, COP ऑफ HP का मतलब COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। बात समझ में आई? हेलो? यस सर। तो अब ये भी 1 से ज्यादा होती है इसकी, ये तभी तो COP लिखा गया है यहाँ पे। अच्छा अब देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी होती है, QL अपॉन QH माइनस QL। क्योंकि दोनों में भाई W तो सेम है, बट डिजायर्ड आउटपुट ही तो चेंज हुआ। इसमें हम चाहते हैं हीट हमें मिले और इसमें हम चाहते हैं हीट वहाँ से निकले, ठंड वाले वहाँ टेम्परेचर कम मेंटेन रहे, तो QL निकालनी पड़ती है वहाँ से। तो COP ऑफ R होता है QL अपॉन QH माइनस QL और COP ऑफ HP होती है QH अपॉन QH माइनस QL। अब यहाँ से अगर आप देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बन गया COP ऑफ HP और COP ऑफ R में। अगर COP ऑफ R जो है अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है COP ऑफ HP। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो COP ऑफ R देखो कितना होता है, QL अपॉन QH माइनस QL प्लस जब 1 करोगे आप तो आप देखोगे आपको मिलने वाला है QL प्लस QH माइनस QL अपॉन QH माइनस QL, QL से QL कैंसिल, तो आपको मिला QH अपॉन QH माइनस QL। तो QH अपॉन QH माइनस QL क्या होता है, COP ऑफ HP। तो ये क्या हुआ, COP ऑफ R प्लस 1 इज इक्वल टू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ COP ऑफ HP। तो ये ध्यान रखना है कि COP ऑफ हीट पंप जो है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से भी 1 वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर कोई भी रेफ्रिजरेटर, कोई भी ये जो आपने ये मैकेनिज्म बनाया है, पूरी साइकिल बनाई है, अगर उस साइकिल से अगर आप रेफ्रिजरेटर का काम लेते हो और उसकी जो COP है वो अगर 4 वैल्यू आती है, मीन्स 400% आती है, तो अगर आप उस डिवाइस से, उस मैकेनिज्म से अगर आप HP का हीट पंप का काम करवाओगे तो वो वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी 5, यानी कि 500% जो वैल्यू वो आपका बढ़िया काम करेगा। ये 400% COP देगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर आप हीट पंप का काम करवाओगे उससे तो वो 500% काम देगा, मतलब इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये निकल के आया। तो ये ध्यान रखना है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव। समझ में आई भी बात? आगे बढ़े क्या? यस सर। अब यार देखो इसमें ये आप क्वेश्चंस जो है खुद करना, ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, बस अंतर सिर्फ ये है, ये मैं 2 मिनट में और बता दे रहा हूँ कि भाई जो कार्नोट साइकिल आपने 11th-12th में ज़रूर पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं? कार्नोट साइकिल, ऐसा हो नहीं Yes, सकता बिना कार्नोट साइकिल पढ़े कोई 11th-12th पास कर ले, ठीक है? तो कार्नोट साइकिल आपने पढ़ी ही है। तो अब आप इसमें अगर देखोगे तो कार्नोट साइकिल जो है 100% रिवर्सिबल साइकिल है। अब मैंने पहले भी आपसे बताया था रिवर्सिबल इस दुनिया में कुछ होता नहीं, और वो 100% रिवर्सिबल साइकिल है। इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। ये क्या है? वो स्टैंडर्ड है। अगर किसी भी चीज़ को एक ऑब्जर्व करने के लिए, एक उसे कैलिब्रेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, और वो स्टैंडर्ड जो है एक्चुअल नहीं होता, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ही निकाला जाता है। इसलिए ये जो ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि भाई अगर ये सारे ऑपरेशन अगर रिवर्सिबल हो जाएं तो यहाँ से बेस्ट एफिशिएंसी या बेस्ट COP अचीव करी जा सकती है, ठीक है? तो हम सारी रिसर्च यही करती है फिर हम कि भाई जो जो एजम्पशंस इन डिवाइस इस COP को और एफिशिएंसी को अचीव करने में लिए गए हैं, उन एजम्पशंस पे अगर हम रिसर्च करते रहें और उन एजम्पशंस को हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते रहें तो हमें जो है हमारी मशीन्स जो है बेटर परफॉर्म करती रहेंगी। तो कार्नोट साइकिल एक स्टैंडर्ड साइकिल है, तो इसलिए मैं उस पर बात कर नहीं रहा। तो उसने ये कहा कि भैया कि जो ये एफिशिएंसी है बेसिकली, अभी तक तो हम ये बात करते रहे कि क्यू हमारी जो एफिशिएंसीज आई उन पे हम क्यू की टर्म में हमने सारी बातें करी, है ना?
भाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन देखो आप यहाँ पे आप देख रहे हो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हुआ करती थी QH माइनस QL अपॉन QH, W नेट अपॉन QH होती थी। फिर आगे आप आ गई COPs आ गई, COP ऑफ हो गया इसका QL माइनस QH माइनस QL, मतलब हीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पंप की बात कर रहे हैं। अब ये आता है QH अपॉन QH माइनस QL। कह रहा है कि भाई ये बातें ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि एज पर द कार्नोट साइकिल, जो रिवर्सिबल साइकिल है उसके हिसाब से जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में दोनों चीजें आ रही हैं, COP एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन एंड COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, वो बेसिकली सोलली, वर्ड यूज हो रहा है सोलली, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा इसलिए मैंने टू द पॉइंट लिखा है यहाँ पे, सोलली वो जो डिपेंड करती है एफिशिएंसी वो टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर्स T1 T2 क्या है, बेसिकली टेम्परेचर्स T1 T2 ये हैं, ये वाले जो मैंने TH और TL लिख रखे हैं। तो T1 का मतलब है हायर टेम्परेचर, TH जिसे मैं बोल रहा हूँ, T2 का मतलब है लोअर टेम्परेचर जिसे मैं TL बोल रहा हूँ। यार ये हर जगह, ये TH का मतलब हायर टेम्परेचर और T2 का मतलब लोअर टेम्परेचर जिसे मैं TL बोल रहा हूँ। और आगे यहाँ भी इंजन में भी यही है, इंजन में भी TH का मतलब हायर टेम्परेचर और यह T1 और T2 का मतलब लोअर टेम्परेचर या TL। आगे मैंने उसे जो है सही कर लिया है, आगे जो है जैसे यहाँ तो मैंने किसी डायरेक्ट कहीं से लिखा होगा वो चीज़, तो इसलिए मैंने T1 T2 कर दिया, लेकिन आगे मैंने इसे थोड़ा सा सही कर लिया है। तो यहाँ से कहने का मतलब सीधी सीधी ये बात हुई, जब एफिशिएंसी इनके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर T1 T2 क्या है, T1 क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ द TH होगा थर्मल रिजर्वायर जो हायर टेम्परेचर पे है, T2 मीन्स लोअर टेम्परेचर ऑफ द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, यानी कि ये जो टेम्परेचर होगा ये सोर्स थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का होगा, ये जो टेम्परेचर होगा सिंक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का होगा। यानी कि सीधी सीधी सी बात ये हो गई Q प्रोपोर्शनल टू T, बस कहने की बात हो गई ये कि भैया Q प्रोपोर्शनल टू T करना है यार। यानी कि अगर कहीं पे Q1 अपॉन Q2 है या QH अपॉन QH अपॉन QT है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, TH अपॉन TT लिख सकते हो। T मीन्स हायर और ये वाला TL मीन्स लोअर। नहीं बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई भाई? हम जो हीट यूज करते थे QH और QL यूज करते थे, ये वाली हीट जो थी ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को जाती थी, ये हम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से लेते थे, और टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का होता था, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का होता था। तो वो कह रहा है Q प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर कहीं आपको ये लिखना है QH अपॉन QL तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो TH अपॉन TL। कहीं आपको ये लिखना है QL अपॉन QH तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो TL अपॉन TH। बात सीधी सीधी सी ये है। तब इसने अब आप ऐसा करते हो, अगर आप इन हीट की जगह टेम्परेचर्स को यूज करते हो उन फार्मूलाज में, तो आपकी जो वहाँ से एफिशिएंसी मिलने वाली है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। आप अगर हीट की जगह अगर टेम्परेचर्स को यूज करते हो तो उस साइकिल से जो एफिशिएंसी मिलने वाली है, जो COP मिलने वाली है वो मैक्सिमम मिलेगी। उससे ज़्यादा फिर वो डिवाइस जो है ज़्यादा COP दे ही नहीं सकती, ज़्यादा एफिशिएंसी दे ही नहीं सकती। तो अब जब हम बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो भाई हीट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती की थी W अपॉन QH होती थी। तो W कितना होता था, QH माइनस QL अपॉन QH। तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हो, Q की जगह T लिख सकते हो, TH माइनस TL अपॉन TH। कोई दिक्कत किसी को? बस Q की जगह T लिखना है। और ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर होगा, ठीक है? आप जानते हो ना 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हेलो, यस सर। तो अब COP ऑफ R देखो, रेफ्रिजरेटर में क्या होता था, COP क्या होती थी, QL अपॉन QH माइनस QL होती थी, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट QL होता था और वर्क होता था, वर्क किसके बराबर, QH माइनस QL, दिन के डिफरेंस के बराबर। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो TL अपॉन TH माइनस T। ऐसी COP में HP में क्या होता था, QH अपॉन QH माइनस QL, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो TH अपॉन TH माइनस TL। तो Q को आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो T से। बस कहने का मतलब ये है कार्नोट के हिसाब से। तो आपको मैक्सिमम COP, कभी यहाँ पे लिखा हो ना रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि भैया इससे ज़्यादा COP जो है अब ये वाली मशीन जो है ये हीट पंप दे नहीं सकता। जब आप ये लिख दोगे T, Q की जगह T लिख दोगे तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल साइकिल के हिसाब से काम कर रहा है। आइडियल कंडीशन हो गई है सारी। अब जब आइडियल कंडीशन के हिसाब से जो भी अब COP आएगी अब उससे ज़्यादा ये मशीन अचीव नहीं कर सकती।
अगर इतनी भी नहीं करेगी कि ये तो आइडियल कंडीशन है, रिवर्सिबल बन जा रहा है। तो अब जो है जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। साइकिल हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, सोर्स टेम्परेचर 800। अब यहाँ पे जितने भी ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे भी आए, जो ये टेम्परेचर मिलेगा आपको केल्विन में ही रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सोर्स टेम्परेचर TH इजिकल टू 800 प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 1073 केल्विन। ये सिंक का टेम्परेचर हो गया। कितना हो गया भैया, हीट इंजन है तो आप ध्यान रखिए हीट इंजन क्या काम करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या करोगे, वहां से QH आपको मिलेगा, इनपुट क्या मिलेगा यहाँ से हीट इंजन से, आपने QH उसे दिया, हीट दी, अरे वहाँ उससे क्या नाम है, वहां से स्टीम प्रोड्यूस हुई ना, क्या नाम है, स्टीम प्रोड्यूस हुई बॉयलर से, बॉयलर को आपने QH दी ना फर्नेस से, तो फिर उसने वर्क किया टरबाइन ने, टरबाइन से कुछ वर्क जो है कंडेंसर से रिजेक्ट हो गया, तो QH आपने दिया इसे, तो उससे कुछ वर्क प्रोड्यूस हुआ और कुछ रिजेक्ट हो गई, तो रिजेक्ट हुई तो सिंक का जो टेम्परेचर है वो 30 था, 30 प्लस 273 303 केल्विन। और W नेट जो मिला वो कह रहा है कि भैया व्हाट इज द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, ये पूछ रहा है वो, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन QL का, QL पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। पर किलोवाट नेट आउटपुट का मतलब क्या हो गया, पर किलोवाट नेट आउटपुट, इंजन का नेट आउटपुट क्या होता है, वर्क। इंजन का आउटपुट क्या होता है भाई, हीट इंजन का आउटपुट क्या चाहते हो आप, वर्क ही तो चाहते हो उससे। तो वो कह रहा है कि जब ये लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, इसका मतलब पर किलोवाट का मतलब यहाँ से W की वैल्यू 1 किलोवाट होगी। नई बात समझ में आई क्या, हेलो, यस सर, दे रहा है वो ना, कि वो कह रहा है लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन बताइए, QL की वैल्यू बताइए, क्योंकि हीट तो रिजेक्ट यही हो रही है, तो लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन कब, एट पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, यानी कि जो W जो इंजन का जो नेट आउटपुट है वो पर किलोवाट है, मतलब 1 किलोवाट है, उस पर कितना हीट रिजेक्ट हुआ। तो अब देखो इसे करने का तरीका, ये जो मैंने कर रखा है ये पता नहीं कैसे कैसे कर रखा है, किसी बुक से देख लिया होगा, लेकिन आप इसके चक्कर में मत पड़ना, अगला वाला क्वेश्चन भी पता नहीं कैसा है, ये इसका सोल्यूशन मत देखना, आप अपने आप करने दो, वरना आप इसे सोचोगे पता नहीं क्या क्या कर दिया इसे। सिंपल सिंपल से ये कहानी करनी है आपको, देखो कहाँ लिख रही है आपको, मैं चाहता हूँ सामने मुझे दिखता रहे। तो सबसे पहले अगर आपको टेम्परेचर्स गिवन है तो सबसे पहले आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर लो, भैया इसकी कोई भी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो सकती है टेम्परेचर के हिसाब से। भाई हमारे पास जो हीट इंजन कितना होता है, हीट इंजन का ध्यान रखना है, ये एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट होता है W और इनपुट होता है QH, और W कितना होता है, QH माइनस QL, तो QH W कितना होता था, QH माइनस QL होता था, नहीं होता था, अपॉन QH। yes, तो आप सबसे पहले आप इसे कर लो, ये दोनों ही लिख लो आप, QH माइनस QL अपॉन QH इज इक्वल टू TH माइनस TL अपॉन TH, लिख दिए दोनों, और इसे आगे ये भी लिख दो, W इनपुट अपॉन QH, ये भी लिख दो, सारी चीजें लिख दी, यही तो होती है सारी एफिशिएंसी। अब कहाँ से बच के जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इसमें। अब वो कह रहा है TH आपको पता है 1073, TL आपको पता है 303, अपॉन TH आपको पता है 1073, तो ये वैल्यू आपकी निकल गई, ये वैल्यू निकल के आंसर आया 0.718। आ गया आंसर, बोलो यस सर। अब ये किसके बराबर आ गया, W इन अपॉन QH के बराबर आता है। देखो यहाँ पे पूरा फार्मूला कहता है ये एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, रिक्वायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। आउटपुट क्या होता था, वर्क, और इनपुट क्या दिया, QH दिया। तो आप देख रहे हो कि भैया W इन आपको पता है 1 किलोवाट, तो यहाँ से QH निकल गया नहीं निकल गया, ये बताओ। यस सर, निकल गया, निकल गया। और आप जानते हो यहाँ से देखो डायग्राम से भी देख सकते हो कि भैया QH किसके बराबर होता है, W प्लस का QL के बराबर होता है। तो होता है नहीं, देखो यहाँ से डायग्राम से ही W तो हम निकालते हैं, QH माइनस QL इसी डायग्राम से तो निकालते थे, बोलो। यस यस सर। आपको चाहिए QL, तो भैया QL कितना हो गया, QL हो गया QH माइनस W। आपने QH यहाँ से निकाल लिया, W आपका 1 किलोवाट है, गेट द आंसर। क्या चक्कर में पड़ गया, आंसर आपका किलोवाट में ही आएगा। किलोवाट का मतलब कितना हो गया,
किलो वॉट का मतलब हो गया किलो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का मतलब हो गया रेट, समझ रहे हो, लीस्ट रेट ऑफ हीट, हीट की यूनिट तो जूल होती है, लेकिन आपने यहाँ पे आंसर उसने वॉट में दिया था, तो फिर आपका ये कितना हो गया जूल पर सेकेंड। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, नहीं समझ में आई बात, क्या नहीं आई बात समझ है? बोलो भाई, अरे नहीं आई कोई बात नहीं, मुझे बताओ ना नहीं आई। भाई मैंने ये बताया सर आज टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच, ये वैल्यू हमारी निकल गई 0.78 आ गई, और ये वैल्यू किसके बराबर होती थी, डब्ल्यू इन अपॉन क्यू एच के बराबर होती थी। डब्ल्यू इन हमें 1 किलोवाट ऑलरेडी गिवन है, तो अपॉन क्यू एच, तो हमें यहाँ से क्यू एच की जो वैल्यू मिल गई, ये देखो ये आई 1.392 किलोवाट आ गई। अब हम जानते हैं ये वाली चीज, क्यू एल हमें निकालना है, तो क्यू एच माइनस डब्ल्यू, क्यू एच आ गई 1.312 माइनस 1, तो ये आ गया 0.392 किलो वॉट में आंसर आना है, वॉट होता है जूल पर सेकेंड। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भैया रेट उसने पूछा है, रेट का मतलब होता है पर सेकेंड में आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.392 किलो जूल, यानी कि पर सेकेंड, या आप वॉट भी लिख सकते हो, लेकिन वो कह रहा है रेट, रेट का मतलब होता है कि पर सेकेंड में, तो आपने जूल पर सेकेंड इतनी हीट जो है वो रिजेक्ट करेगा। कर लोगे आप? हेलो, यस सर। सेकेंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये रेफ्रिजरेटर पे है, एक बार करके देखना, लेकिन इस तरीके से मत करना जैसे मैंने किया, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भैया आप एफिशिएंट इसकी सीओपी लिख लो, मैक्सिमम सीओपी जो है रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर हीट पंप है ना, है क्या, फ्रीजर है तो रेफ्रिजरेटर है, तो आप पहले तो टेम्परेचर देख लेना, जो जो उसका वो कह रहा है -15, नीचे वाला है -15 + 273 258 केल्विन हो गया, ऊपर 30 है 273 303 केल्विन हो गया। हीट लीक्स इनटू द फ्रीजर, हीट वो कह रहा है कि भैया कोई फ्रीजर में जो इसका जो आपका जो फ्रीजर है उसमें कोई लीकेज वगैरह है, इतनी हीट जो है इसमें डायरेक्ट चली जा रही है बाहर से, तो आपका इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है इस पे जो है, तो कैसे टेम्परेचर मेंटेन होगा, जितनी ये हीट जा रही है उतनी हीट हमें निकालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। नई बात समझ में आ रही भाई, जितनी हीट उसके अंदर लीक हो रही है फ्रीजर के उतनी ही तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो इतना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब क्यूएल तो आपको पता चल गया, क्यूएल आपको पता चल चुका है, ठीक है जी। तो लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटिन्यूसली, लीस्ट पावर यानी कि W के बारे में पूछना चाह रहा है वो कि W कितना होगा। अब देखो इसके लिए सीधे सीधी सी बात है, आप ये फॉर्मूला लिख लो, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है इसका, COP ऑफ मैक्सिमम इसका रेफ्रिजरेटर का कितना होता था भैया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है QL अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट किसके बराबर होता है, QH माइनस QL के बराबर होता है। आप इसे लिख सकते हो कितना, TL अपॉन TH माइनस TH माइनस TL, TH माइनस TL, यानी कि आप इसे लिख सकते हो QL अपॉन वर्क इनपुट, यही बराबर होता है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है, सारे टेम्परेचर्स केल्विन में पता है, वैल्यू पुटअप करना, ये आंसर आपको तुरंत मिलने वाला है। उसके बाद वो कह रहा है QL ऑलरेडी आपको पता ही है 1.75, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा W नेट का, गेट द आंसर। इसके हिसाब से मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैंने किसी बुक से उस टाइम लिख लिया होगा, लेकिन ये तरीका बेकार है, बिल्कुल इस वाली लाइन से आंसर तुरंत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो है पढ़ने वाले हैं क्या, ये मैंने ख़त्म कर दिया है, ये एयर कंडीशनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस एक डेढ़ लेक्चर में या 2 लेक्चर में हम एयर कंडीशनिंग के बारे में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ लेक्चर्स मत छोड़ना उसके चक्कर में जो है, क्योंकि आपके कोई ऐसे एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, उसके चक्कर में पता चला लेक्चर छोड़ दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं देख रहा हूँ आपकी अटेंडेंस मैंने देखी 17 है, बताओ यार, बिल्कुल मरे हुए स्टूडेंट हैं यार, क्या करा जा सकता है इनका यार।
और ये तो पढ़ना इतना मजबूरी समझते हैं। अगर तुमने 1.5 लाख रुपए के, बल्कि 1.5 तो नहीं, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए के आसपास तुमने पूरी फीस दे रखी है, तुम्हें दिखता नहीं है कि मतलब क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना। चलो अब तुम्हें नहीं दिख रहा तो मुझे क्यों दिखे। चलो ठीक है भैया, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है शायद लंच के बाद। लंच के बाद यस सर, एक लंच के बाद है। यस। 25 गैसेस का वो ऐसा होगा, किसी का जो जैसे कि 101 किलो पास्कल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब हो गया 1 एटमॉस्फेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब हो गया 101 किलो पास्कल। अब इसमें मान लीजिए 25 गैसेज हैं टोटल इस चैम्बर में, जो हमारा रूम है। तो अब सबसे ज़्यादा जैसे ऑक्सीजन है, फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मान लीजिए। अब इसमें ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ऑक्सीजन का 3 किलो पास्कल, नाइट्रोजन का 5 किलो पास्कल, है ना। और बाकी ऐसे सबका किसी का 2, किसी का 10, किसी का 8, ऐसे करके सारा समेशन जो होगा वो पूरा 101 किलो पास्कल 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर है। अब ये जो ऑक्सीजन का 3 किलो पास्कल है, ये ऑक्सीजन का इस एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर हुआ, समझ रहे हो। ये जो 5 किलो पास्कल है, ये नाइट्रोजन का इस एटमॉस्फेयर में अपने वाले में ये इसका पार्शियल प्रेशर हुआ। मेरी बात समझ में आया? पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आया क्या होता है पार्शियल प्रेशर? यस सर। टोटल प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जो 101 किलो पास्कल है। लेकिन अब ये जो गैसेस हैं, अगर यहाँ पे 25 गैसेस हैं और हर गैसेस मान के चलो सेम एटमॉस्फेयर सेम प्रेशर रखती है, तो हर गैसेस का जो प्रेशर होगा 4 किलो पास्कल, 4 किलो पास्कल, 4 किलो पास्कल, 4 किलो पास्कल, इस तरह से होगा। तो ये जो 4 किलो पास्कल है किसी भी गैस के लिए, वो उसका पार्शियल प्रेशर। और लेकिन जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101 किलो पास्कल। तो ये फर्क होता है। डाल्टन ने ये बात करी थी कि भाई एटमॉस्फेयर में जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101 किलो पास्कल, ये जो है ये तो हो गया टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक का। लेकिन जो इसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनका अपना एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम होता है। बात समझ में आई? बहुत कम ही तो हो गया, बोलो भाई। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आया क्या होता है? पार्शियल प्रेशर जो है एक्चुअल प्रेशर से, टोटल प्रेशर से कम होता है, ज्यादा होता है, उतना ही रहता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब, पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर वो वाला नहीं होता टोटल वाला। पार्शियल का मतलब होता है बहुत कम प्रेशर टोटल से, क्योंकि वहाँ समेशन होता है बहुत सारी गैसेस। ठीक है? यस सर। अरे बोल दो यार, इतनी तेज तेज बोल के मेरा गर्दन बहुत दर्द करने लगती है, गला। यस सर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार? देखता हूँ ये सब सो रहे हैं क्या? बताओ यार, पढ़ाने की और नहीं इच्छा होती थी 14 लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? यस सर हैं। अब आगे बात पढ़ाते हैं। तो डाल्टन में पता चल गया इसका आगे यूज़ है। तो ये पार्शियल प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, लेकिन फिर भी एक बार पता चला। फाइनल स्टेटमेंट पार्शियल प्रेशर उसका डाल्टन लॉ का, भैया फॉर ए मिक्सचर ऑफ द आइडियल गैसेस द टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। दिस इज नोन एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। बेसिकली मैंने जो देखा है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जैसे जो उसने कहा ना, ये टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या फ़र्क है, जबकि ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि पार्शियल से मिलके ही टोटल बनता है ना। तो वो बस उसे ये मान के चलते हैं, ठीक है कुछ नहीं, ये टोटल है तो ये पार्शियल है, सब प्रेशर एक जैसा है, जबकि बहुत बड़ा अंतर है। तो
ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। हाई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। टेम्परेचर हो जाएगा आगे काफ़ी। मान लो एयर है, एयर का मतलब देखो जैसे कि मैंने बोला ना, एयर का मतलब ये होता है मॉइस्चर। ये हमेशा ध्यान रखना, जब मैं वर्ड एयर यूज़ करूँगा तो उसका मतलब है मॉइस्चर। और मॉइस्ट एयर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग का ये सब्सटेंस होता है, एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं मॉइस्ट एयर। मतलब ये सिंपल वाली है यार, जो एसी में जो यूज़ होती है ये सिंपली तो इसी की तो हम कंडीशनिंग करते हैं। जो आपके घर में एयर होती है वही तो कंडीशनड Yes, होती है। sir. कंडीशन का मतलब कंडीशन अप्लाई। कंडीशन किस टर्म में अप्लाई होती है, टेम्परेचर के टर्म में, और उसके ह्यूमिडिफिकेशन के टर्म में, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। तीसरा उसमें क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन वगैरह के, उसमें जो भी कुछ इस तरह की डस्ट वगैरह या कोई वायरस वगैरह इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाए। बस यही जो एयर कंडीशनिंग है। तो अगर कोई भी एयर है उसे एयर का मतलब बाय डिफॉल्ट समझेगा मॉइस्चर। ज़्यादा तेज बोल रहे ना, गले में तो दर्द होगा अचानक से। लग रहा थकान सी हो गई, इतनी तेज बोल लिया यार। एक्चुअली खाना खाया था ना, खाना खाते हुए एकदम लेक्चर लेना शुरू कर दिया, तो इसलिए जो है। अच्छा, अब देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, मान लो भाई आप अपने घर में पहुँचे, ये जहाँ भी बैठे होगे वहाँ पे आपने थर्मामीटर उठाया, उस थर्मामीटर से उस एयर के टेम्परेचर को मेज़र करें। तो ये जो टेम्परेचर जो थर्मामीटर दे रहा है, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ दिस मॉइस्चर। ये मान लीजिए, बात समझ में आ गई। जो एयर वहाँ प्रेजेंट है उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है जो थर्मामीटर देगा, दिस इज कॉल्ड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसे ड्राई बल्ब क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो थर्मामीटर होता है, देखो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर का ये वाला पोर्शन जो होता है इसे हम कहते हैं बल्ब। तो ये जो बल्ब है ये आपने ड्राई करके रखा है। ड्राई करका मतलब कि ये जो बल्ब है ये बिल्कुल सूखा हुआ है, ये इसमें कोई आपने सिंपल निकाला अपने उससे, और रैपर से जो है इसके थर्मामीटर के, और निकाल के आपने जब मॉइस्ट एयर में लेके आए तो इसने अपना कुछ टेम्परेचर दिखाया। वो जो टेम्परेचर होगा दिस इज द ड्राई बल्ब। क्योंकि यहाँ पे जो बल्ब है इसका, ये जो बल्ब है ये ड्राई है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। बात समझ में आई कुछ? यस सर। Yes, बोलो भाई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि भैया एक्चुअल टेम्परेचर जो होता है एयर का वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। इस थर्मामीटर में अगर मैं क्या कर दूँ, एक कॉटन का कपड़ा लूँ, उस कॉटन के कपड़े को इस बल्ब के चारों तरफ मैंने जो है रैप कर दिया, चारों तरफ से लपेट दिया, इसके चारों तरफ रैप कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? क्या कर दिया, इस बार बल्ब जो है वेट है, और पहले क्या था बल्ब, यहाँ पे बल्ब क्या है, ड्राई है। अब जो है बल्ब क्या है, वेट है, क्योंकि वेट कपड़ा चारों तरफ हमने इसके लपेट दिया, इसके चारों तरफ रैप कर दिया। तो अब ये जो टेम्परेचर देगा वो देगा वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि इस टाइम जो बल्ब है वो वेट हो चुका है। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट द वेट बल्ब टेम्परेचर। बात समझ में आई कुछ? ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, yes, समझ में sir. आया? अब Yes, sir. ये हमेशा याद रखना कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हमेशा कम होता है या बराबर होता है, ज़्यादा नहीं होगा। या तो कम होगा या बराबर होगा। कम क्यों होगा, बात ये आती है भाई, ऐसा होता है, देखो इसमें एक टर्म आती है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग जो है ना, कूलर जो हवा ठंडी करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो कूलर जो होता है इवेपोरेटिव कूलिंग पे काम करता है। होता क्या है कि जैसे ही आप इस कपड़े को गीला करके इस थर्मोमीटर पे लपेटते हो तो ये कपड़े का पूरा एरिया एयर के कांटेक्ट में आता है। आता है, ध्यान से सुनना, एयर के कांटेक्ट में आया। हेलो,
यस सर। यस सर। अब जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आया, और एयर का नॉर्मल टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है, पानी से तो ज़्यादा ही होता है एयर का टेम्परेचर, बताओ। अरे बोलो। यस सर। तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आया, तो इस कपड़े के अंदर जो वाटर है वो एयर के कांटेक्ट में आने पे बहुत ही थोड़ा सा वाटर जो है इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, हीट लेता है एयर से। जो एयर आपकी जो है उससे हीट लेगा, क्योंकि एयर थोड़ी सी हीटेड रहती है। आप देखते हो ना लू चलती है, समझ में आती है बात आपके। लू जो चलती है उसमें क्या होती है, यस सर। एयर जो है बहुत ज़्यादा हीट होती है। और जब लू चलती है तो सबसे बढ़िया काम करता है कूलर आपका, लेकिन बरसात में कूलर काम नहीं करता। तो जब लू चलती है तो उस टाइम एयर जो है बहुत गर्म होती है। तो जैसे ही उस कपड़ा जो है उस गर्म एयर के कांटेक्ट में, आपके एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो एयर वाटर है वो वेपोराइज हो जाता है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इवोपरेटिव कूलिंग। तो अब जैसे ही वाटर उससे वेपोराइज हो जाएगा, उस कपड़े का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? हेलो? आया सर। क्योंकि उस कपड़े, क्योंकि जो वाटर है वहाँ से निकल चुका है, इसका ये सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है कम हो गई है, क्योंकि इसका कंटेंट जो है बाहर चला गया है, तो इसका टेम्परेचर जो है पहले से डाउन हो जाता है। तो अब थर्मामीटर जो है पहले से कम टेम्परेचर दिखाएगा, क्योंकि कपड़ा अब क्या हो गया, वाटर का कुछ पोर्शन क्या हो चुका है, इवोपरेट हो चुका है। वो एनवायरनमेंट से हीट लेके इवोपरेट हो चुका है। तो जो है अब वाटर की क्वांटिटी यहाँ थोड़ी कम हो गई है, और वाटर, ये कपड़ा पहले से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इवोपरेटिव कूलिंग। तो इसी फंक्शनिंग पे कूलर भी काम करता है। जैसे कूलर में जो वो घास लगी होती है, उसके जैसे जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो जो एनवायरनमेंट की जो वो जो एयर होती है उसके कांटेक्ट में जब आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो वाटर जो है उस एयर के कांटेक्ट में आके इवोपरेट हो जाता है, और उस वाटर की जो टेम्परेचर है वो पहले से बहुत कम हो जाता है। आप देखो कूलर को 10-15 मिनट चलाने के बाद जो कूलर के अंदर जो पानी होता है उसका टेम्परेचर देखना, वो बहुत ठंडा होता है। कभी आपने अगर मेजर किया हो तो ध्यान दिया कभी आपने? अगर आप कूलर चलाओ और कूलर के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है ना घास से गिर के अंदर, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत ठंडा पानी होता है वो। यस ध्यान सर, दिया कभी? देखिए। हाँ, तो वो यस सर। वजह सिर्फ इवोपरेटिव कूलिंग की है। तो वेट टेम्परेचर का मतलब समझ में आया? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या करता है, वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एयर, इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाउ मच वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब्ड इन द एयर, हाउ मच वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब्ड इन द एयर। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कहने का मतलब ये है कि इससे ये पता चलेगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर से आपके एयर की क्वालिटी क्या है। एयर की क्वालिटी का मतलब ये है कि, चलो आगे एयर की क्वालिटी का मैं बताता हूँ, आगे वेट बल्ब डिप्रेशन है वो बताएगा। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात आती है, वेट बल्ब टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस यहाँ पे। बल्ब टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये समझाया जा सकता है वेट बल्ब डिप्रेशन से। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? वेट बल्ब डिप्रेशन होता है डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। डीबीटी मीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डब्ल्यूबीटी वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अब अगर जो है ये वैल्यू, यहाँ पे ये जो दोनों का डिफरेंस है, अगर ये आ जाए ज़ीरो, यानी कि वेट बल्ब डिप्रेशन हो जाए ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाए, तो ये दोनों बराबर। अब यहाँ समझिए, यानी कि आपने टेम्परेचर मेजर किया, पहले तो थर्मामीटर सिंपल वैसे ड्राई करके, और फिर उसमें वेट कपड़ा लगा के, और दोनों आए बराबर। समझ पा रहे हो? दोनों आए बराबर। अब उसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया उस एयर, जब कपड़ा एयर के कांटेक्ट में आया, तो उसने बिल्कुल भी वाटर उस एयर में इवोपरेट नहीं किया, यानी कि उसने एयर से कोई हीट नहीं ली, और जब हीट नहीं ली तो कपड़े से कोई भी वाटर जो है, वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट नहीं हुआ।
तब जो है वहाँ पे कोई भी कपड़ा जो है पहले से ठंडा नहीं हुआ, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो एयर थी वो सेचुरेटेड एयर है। सेचुरेटेड एयर का मतलब है उसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मॉइस्चर अवेलेबल है। अगर ये डिफरेंस हो जाए टेम्परेचर में, मान लीजिए वेट बल्ब टेम्परेचर अगर नीचे चला जाए एयर में, तो इसका मतलब ये हो गया वो जो एयर है वो ड्राई एयर थी। वो जो एयर थी वो ड्राई एयर थी, क्योंकि जैसे ही उस गीला कपड़ा उसके कांटेक्ट में आया तो उस ड्राई एयर से क्या हुआ, उसने उस कपड़े ने जो है हीट उस एयर से ली और उससे फटाफट उस एयर ने जो है जो उसका जो वो थे मॉइस्चर कंटेंट जो इवोपरेटिव होके जो वाटर था वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब जो एयर थी, अगर इनमें दोनों में डिफरेंस आता है, इसका मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर कम आता है अगर, तो इसका मतलब है एयर ड्राई थी और उसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट उसमें ऐड करा जा सकता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता, वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर आता है, इसका मतलब जो है एयर में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ऐड नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी सेचुरेटेड एयर है। उसमें सफिशिएंट अमाउंट में, सेचुरेटेड अमाउंट में वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं यानी कि वेपर ऑफ वाटर वो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सेचुरेटेड एयर, और उसे हम बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी जो है 100% है। कुछ बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। अब जैसे क्या कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरिया में आप देखते हो, कोस्टल एरिया में तो बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में वाटर एयर में जो है बहुत ही वेपर मिली होती है, तो भैया वहाँ पे इवोपरेटिव कूलिंग काम नहीं कर सकती, वहाँ पे जो है कूलर काम नहीं कर सकता कोस्टल एरियाज में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो जो एयर है उसमें तो वैसे ही बहुत सारी मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वो तो एयर जो इस कपड़े से जो या फिर कूलर से जो वाटर इवोपरेट होगा वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि एयर में सफिशिएंट अमाउंट में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स हैं, वो क्यों इवोपरेट करेगा? तो इसलिए कोस्टल एरियाज में जो है वहाँ पे कूलर जो है वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे इवोपरेटिव कूलिंग ऑटोमेटिकली होती ही नहीं। वहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर आते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए जो वेट बल्ब डिप्रेशन है वो ज़्यादा है, अगर ये पॉजिटिव आ जाए वेट बल्ब डिप्रेशन मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर जो है बहुत कम हो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा कम ही होगा ड्राई बल्ब से, लेकिन ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया वहाँ जो एयर है वो बहुत ड्राई है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तो वो जो एयर होगी वो ड्राई एयर होगी। बात मेरी समझ में आई है आपको? क्या सिग्निफिकेंस है वेट बल्ब टेम्परेचर का? यस सर। एयर की क्वालिटी को देखने के लिए कि एयर में सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट है या नहीं है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट है तो भैया वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों बराबर। अगर एयर ड्राई है, जिसे हम कहते हैं लू चलना, लू है, तो उस टाइम एयर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तभी उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता, तो उस टाइम जो है वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम आएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, जब आप कैलकुलेट करोगे तो उस कंडीशन में एयर में जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट को ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब वहाँ पे इवोपरेटिव कूलिंग, दैट मीन्स जो कूलर है बहुत अच्छे से काम कर सकता है। बात समझ में आई? यस सर, आ गया। भैया अभी मैंने खाना खाया, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, टाइम भी हो गया आपका। हम नेक्स्ट उसमें जो है ऐसा है, लेक्चर लेना छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक चलते रहेंगे। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक लेक्चर के अंदर ये यूनिट खत्म हो जाएगी अगले वाले में, है ना? तो जो है एक सेकेंड आपकी अटेंडेंस ले लो। वो इतने बेशरम है, बीबी 16 के 16 में नहीं तो लगता है यार कितने पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा अफसोस तो मतलब इस फील्ड में यही होने लगा है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, क्या पढ़ा है यार, जबरदस्ती जो है कहानी। चलो ठीक है, ना यू कैन लीव योर क्लास। थोड़ा सा मैं आज हल्का सा जल्दी से करूँगा।
ना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशो, तो इसमें हम जो है इसमें हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से हम इसे डिनोट करते हैं। तो कल हमारे पास बात होगी थी भाई मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब उसमें जो है एक तो ड्राई एयर होती है और एक उसमें क्या होती है, वाटर वेपर होती है ना। तो ड्राई एयर को जो है मैं डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, कोई मतलब कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चैम्बर है जिसका वॉल्यूम V है, जिसमें प्रेशर D है, तो इसमें आपके पास मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर है तो मॉइस्ट एयर में एक तो आपकी एयर होगी, एयर का मतलब ड्राई एयर, जो मैं A डिनोट कर रहा हूँ इसका मतलब हो गया ड्राई एयर, और जो V जो डिनोट करा जा रहा है इसका मतलब वाटर वेपर, दिस इज द वाटर वेपर। ठीक है, तो इसमें Ma जो मास है वो ड्राई एयर का है और Mv जो मास है वो वाटर वेपर का है। Pa जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है और Pv जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है। तो टोटल प्रेशर हमारे पास P इज इक्वल टू Pa प्लस Pv और वॉल्यूम ऑफ इसका जो टोटल भी है। तो अगर आप इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो अगर आप देखना चाहो तो जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये इनका रेशियो होता है Mv अपॉन Ma, मीन्स मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। टोटल मास नहीं है, ध्यान रखा जाए, टोटल मास तो m इजिकल टू एम ए प्लस एम बी होगा, लेकिन क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। याद रह जाएगी बात, ये याद ही रखनी है बस, ये बात समझ लो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक वॉल्यूम इसके दूसरे वे में भी हम लिख सकते हैं, इसे VA अपॉन VB के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करी थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, होता है नहीं होता स्पेसिफिक वॉल्यूम? यस सर। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर की बात करें तो टोटल वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर MV, V अपॉन MV। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर कितना होता है, टोटल वॉल्यूम V, इसका टोटल वॉल्यूम का मतलब ये वाला पूरे चैम्बर का वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ एयर। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास की बात होती है। तो वाटर वेपर की बात करोगे तो जो है आप वेपर की मास से डिवाइड करोगे, ड्राई एयर की बात करोगे तो ड्राई एयर की मास से डिवाइड करोगे। तो जो है अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें MV अपॉन MA, ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म होती है, लेकिन अगर हम यहाँ से MV की वैल्यू निकाल लें, MV यहाँ से आएगा V अपॉन VV और यहाँ से MA आएगा V अपॉन VA। तो V अपॉन VV, V अपॉन VA, तो V से V कैंसिल और ये ऊपर पहुँच जाएगा VA अपॉन VB। ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपसे ओमेगा को आपको दोनों चीज़ों में ध्यान रखना है, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये आपको याद रखने की चीज़, याद रह जाएगी। ये याद रह जाएगा तो ये तो याद हो ही जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला लगा के आप इसमें वैल्यू पुटअप कर देना है। सही है जी, बताओ ये बड़े। यस सर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये दोनों ही चीज़ें पिछली कल मैं डिस्कशन कर चुका था, ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों ही वी एज्यूम्ड एज ए परफेक्ट गैस इंडिविजुअली, ये भी इंडिविजुअली परफेक्ट गैस थी, आइडियल गैस थी, ये भी इंडिविजुअली परफेक्ट गैस आइडियल गैस थी। तो इट शुड सेटिस्फाई द परफेक्ट गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT। PV, V मीन्स टोटल वॉल्यूम, टोटल वाला वॉल्यूम, और अगर हम इसे M से डिवाइड कर दें V/M तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसे हो गया PV RT, P स्मॉल v RT, और R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू R बार बाई M। ये मैं कल भी बता चुका था आपको, R इज इक्वल टू R बार बाई M। R इज द गैस कांस्टेंट और R बार क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R बार की वैल्यू हमारे पास ये होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। और M क्या होता है, जिस गैस के लिए आप बात कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आपके पास यानी कि प्रेशर इन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू R बार अपॉन M इंटू T। तो अगर आप इसे ड्राई एयर के लिए बात कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, PA BA इज इक्वल टू R बार अपॉन MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इंटू T।
और अगर आप इसे वाटर वेपर के लिए बात कर रहे हो तो पी वी 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 इजिकल टू आर बार अपॉन एम वी इंटू टेम्परेचर। मास ऑफ ड्राई, मास ऑफ जो एयर लिया जाता है वो मोलिकुलर मास जो एयर लिया जाता है वो 28.966 लिया जाता है। और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर का जो लिया जाता है वो लिया जाता है H2O मीन्स 16 और 2 18 है ना, तो 18.016 याद रखिए। तो यहाँ से हमने क्या करा, अब यहाँ से करके हमने यहाँ से देखो VA की वैल्यू निकाली, इस जगह से VA की वैल्यू निकाली और इस जगह से VV की वैल्यू निकाली। तो वैल्यू निकाली इस वाली इक्वेशन से, तो ये वैल्यू आई आर बार टी अपॉन एम ए लिए, एम ए इंटू पी, और वी वी की वैल्यू निकाली आर बार टी अपॉन एम वी पी वी। तो फिर हम जानते हैं ओमेगा इजिकल टू कितना होता है, एम वी अपॉन एम ए इजिकल टू वी ए अपॉन वी वी। तो वी ए और वी वी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, वी ए की वैल्यू और वी वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। आर बार टी से आर बार टी कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई, ये ऊपर पहुँच जाएगा एम वी पी वी अपॉन एम ए पी ए। एम वी का मतलब मास ऑफ वाटर वेपर, वो कितना होता है 8। मास का मतलब मॉलिकुलर मास, याद रहेंगे मॉलिकुलर मास, कैपिटल एम मॉलिकुलर मास है ये। आर इजिकल टू आर बार बाई कैपिटल एम से, जहाँ पे ये गैस कांस्टेंट है, तो गैस नहीं, ये वाला गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और ये मॉलिकुलर मास है। मास ऑफ वाटर वेपर होता है 18.016, मॉलिकुलर मास ऑफ ड्राई एयर होता है 28.966। वैल्यू करी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन पी। बात समझ में आ रही है? ओमेगा का मतलब हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या 3 नाम है इसके, ये याद रखना है, ये रिलेटिव नहीं, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, 3 नाम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक अलग टर्म होती है, एक टर्म होती है RH, RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो आगे पढ़ाऊंगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फॉर्मूला है ये आ गया 0.622 PV अपॉन PA। याद रखी जाए, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि ओमेगा हमारे पास क्या होता है MV अपॉन MA, या इसे हम लिख सकते हैं VA अपॉन VB, या इसे लिख सकते हैं 0.622 PV अपॉन PA। ये हमारे पास आपको याद रखना है। इसका जो यूनिट होती है वो देखो, यूनिट इसी से ली गई है MV अपॉन MA से, यानी कि किलोग्राम मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन किलोग्राम मास ऑफ ड्राई एयर। ये MV अपॉन MA से इसकी यूनिट ली गई है। मैंने डाल्टन के लॉ से मैंने बताया था कि भैया चैम्बर में जो है आपके ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसका इस चैम्बर है जिसका कंट्रोल वॉल्यूम V है, इसके अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं टोटल प्रेशर तो P है, इसके अंदर जो मॉइस्ट एयर है एयर का जो पार्शियल प्रेशर PA हो गया और वेपर का पार्शियल प्रेशर PV हो गया। तो एज पर द डाल्टन लॉ P इज इक्वल टू PA प्लस PV। तो PA की वैल्यू को लिख सकते हैं P माइनस PV। तो यहाँ से PA की वैल्यू को जो यहाँ पे थी उसे हमने लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 PV अपॉन P माइनस PV। तो आप देख रहे हो ओमेगा जो है सिर्फ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, भाई ये चीज़ कांस्टेंट, ये चीज़ तो टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। तो आप देख रहे हो ओमेगा जो है यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भैया जो रिलेटिव याद आता है मेरे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है या ह्यूमिडिटी रेशो, ये इट इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ध्यान रखना, ओमेगा में ये कंफ्यूज मत हो जाना, वेपर को ही इंपॉर्टेंस देनी है। MV अपॉन MA से स्टार्ट होता है, फिर उसका जस्ट अपोजिट कर देना, VA अपॉन VB हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे फाइनली ये 0.622 ये हमारे पास हो जाएगा PV अपॉन P माइनस PV। ये 3 चीज़ याद रखनी है। और फाइनली जब P माइनस PV हो जाएगा, वैसे तो वो P माइनस PV वाला याद नहीं रखना, ये याद रखना है PV अपॉन PA, लेकिन आप इतना जानते हो PA इक्वल टू P माइनस PV। तो यहाँ से फाइनली कंक्लूजन ये याद रखना है कि भैया ओमेगा जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। याद रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी रेशियो है तो वेपर पे ही डिपेंड करेगी, ये ध्यान रखना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ दिस। याद हो जाएगी बात, बोलो। यस सर। कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 8 स्टूडेंट। फिर अगर हम आगे बात करें,
आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे टर्म आती है, देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू, आपने एक वो कोल्ड ड्रिंक भी आती है ड्यू, समझ रहे हो, आती है ना ग्रीन कलर की, तो यस सर, Yes, हाँ, तो ड्यू का मतलब होता है कि वेपर से पहला ड्रॉपलेट वाटर का फॉर्म होना, है ना, दिस इज कॉल्ड द ड्यू, मतलब वाटर की पहली ड्रॉपलेट, उससे हम बोलते हैं ड्यू। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा तुम्हें थर्मल का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा जो तुमने 11th-12th में पढ़ा था, ये टीएस डायग्राम, तो इसे ज़रा थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा अपने आप में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट भी है और इसे थोड़े से समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बिना ये समझे आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए इसमें, इसलिए इसे जो समझ लो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक्चुअली है कि इसमें देखो कई सारी चीज़ें आपके साथ सामने हैं। एक वर्ड आया यहाँ पे सुपर, चलो पहले तो ये डायग्राम बताता हूँ, टी एस डायग्राम, ये टेम्परेचर हो गया वाई एक्सिस पे, ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज एंट्रोपी। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पे इधर ये वाटर है, इस फेज में इस लाइन के इधर यहाँ पे एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपने 11-12 में ज़रूर पढ़ा होगा, इधर वाटर प्लस वेपर है, ये जोन वाटर प्लस वेपर, और इधर वाला जो जोन है इस लाइन के इधर ये वेपर वाला लाइन, ये वेपर वाला जोन है, ये सारे का सारा जोन, इस पॉइंट्स के नीचे इधर सब में वेपर वेपर, इस पॉइंट के इधर सब में वाटर वाटर, इस बीच में दोनों वाटर प्लस वेपर। तो होता क्या है, ये पॉइंट्स, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि भैया ये वाटर से डायरेक्ट जो है वेपर में कन्वर्जन, एकदम तुरंत, कोई बीच में वाटर प्लस वेपर का मिक्सचर नहीं। लेकिन ये डोम में वाटर प्लस वेपर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, वाटर था तुरंत एकदम वेपर, कोई बीच का स्टेज है ही नहीं, वाटर प्लस वेपर का कोई मिक्सचर ही नहीं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप इस क्रिटिकल पॉइंट से ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, इंपॉर्टेंट लाइन, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है भाई? सैचुरेटेड लिक्विड ये होता है जब आप पानी को, मान लीजिए अपने उस पर फ्राई पैन में पानी लिया और उसे हीटर पे गर्म करना शुरू कर दिया, गैस पे गर्म करना शुरू कर दिया, तो ये वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वैसे ही ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट करना शुरू होगा, समझते हो? क्योंकि वेपर में कन्वर्जन क्या कब होता है? जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्जन होता है, नहीं होता? हेलो, यस सर, तो अब क्या है कि लिक्विड जो है यहाँ पे, मान लीजिए ये लाइन मान के चलो, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये इस तरह से ऐसे करके लाइन होती है, तो मैंने सीधी टेम्परेचर की ये लाइन ऐसे, ये और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है टीएस डायग्राम, ये वाली लाइन, ये नीचे ऐसे करके आ जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस वाली लाइन पे भी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है टीएस डायग्राम। अब क्या है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट, जैसे कि ये वाटर आपने क्या करा, धीरे 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 इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब समझते हो कि आपने वो हटा दिया, ऊपर का जो ढक्कन था ना फ्राई पैन में, वो हटा दिया, तो प्रेशर कैसा हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया? यस सर, तो आपने क्या करा, उसे लगातार टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता रहा, जैसे ये बॉयल, अब यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये लिक्विड जो है दैट इज जस्ट अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द वेपर, लिक्विड जस्ट अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द वेपर, अभी वेपर में कन्वर्जन नहीं हुआ, बट इट इज जस्ट अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द वेपर। दिस स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड लिक्विड। तो इस पे जितनी भी ये लाइंस यहाँ से यहाँ तक बनी है, तो इस पे जितने भी ये पॉइंट्स होंगे, ये सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब होता है कि लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट होने ही वाला। अब आपने क्या करा, अब लिक्विड से जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरी फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज के ड्यूरेशन में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता ही होगा इतना तो। अब ये जो है पूरी फेज चेंज होगी, वाटर प्लस वेपर बीच में आ गया, मिक्सचर, कुछ वाटर, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा वाटर और वेपर, यहाँ पे आधा आधा 50% वाटर 50% वेपर, यहाँ इधर जाओगे
तो वेपर ज़्यादा वाटर कम। यहाँ पे अब देखिए ये जो चीज़ आ गई, अब यहाँ पे 100% वेपर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे इस लाइन, इस पॉइंट के इधर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप देख रहे हो। यहाँ पे तो हम कोई एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जैसे जो ऊपर जाते हुए होंगे टेम्परेचर वेरी करता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एक कर्व जो है डिफरेंट डिफरेंट होता चला गया। तो इस टेम्परेचर पे आप देख रहे हो ये वेपर जो है 100% वेपर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके बर्तन में कोई भी जो है लिक्विड नहीं बचा, ठीक है। अब लेकिन अब इस वेपर का जैसे ही थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेपर इज अबाउट टू कंडेंस, वेपर इज अबाउट टू कंडेंस। अगर आपने इस वेपर का थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर कम कर दिया तो ये वेपर क्या हो जाएगी, तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अभी हुई नहीं है, लेकिन वेपर इज अबाउट टू, वेपर इज अबाउट टू कंडेंस, मीन्स वेपर इज अबाउट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। तो ये जो वेपर है, ये जो स्टेट है वेपर की, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड वेपर स्टेट। ये जो लाइन कहलाती है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन कहलाती है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये वाली जो लाइन थी ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन थी, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये पूरी की पूरी लाइन इस पॉइंट, इस लाइन पे हर पॉइंट सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है, सैचुरेटेड वेपर वाला पॉइंट है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला के ये सारे कर्व बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात कहानी समझ में आई, यहाँ तक की कहानी समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा अब देखो एक टर्म आती है, एक टर्म आगे मैं यूज करूंगा, बहुत टर्म है, आती है सैचुरेटेड प्रेशर या सैचुरेटेड टेम्परेचर। ये क्या टर्म है? ये तो मैंने आपकी सैचुरेटेड लिखी। एक टर्म बहुत आगे आने वाली यूज है, सैचुरेटेड प्रेशर एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर। ये क्या चीज़ है, जरा इसे जरा ध्यान से समझना, तभी ये ड्यू पॉइंट जो है बेटर वे में समझ में आएगा। अब आप देखो, जैसे क्या आप जैसे क्या लिक्विड को बॉईल करते हो, तो लिक्विड जो है अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.31 किलो पास्कल, ठीक है। 101.13 होता है, तो ये 2 है, 101.325 किलो पास्कल होता है। बोलो जी, होता है नहीं होता? यस सर। तो लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में खुला बर्तन में जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, हो जाता है। यस सर, हो जाता है। अब आपने इस लिक्विड को एक सिलेंडर में डाला, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और आपने इसे पिस्टन से, इसे पिस्टन के बीच में दबा दिया, सिलेंडर पिस्टन में, और पिस्टन से इसके अंदर जो है इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, इसका प्रेशर आपने क्रिएट कर दिया 500 किलो पास्कल। समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, ये सिलेंडर था और ये पिस्टन है, इसके बीच में ये लिक्विड डाल दिया, और ये पिस्टन से मैंने क्या करा, इसे जो है नीचे बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ के कितना करा दिया मैंने, 500 किलो पास्कल करवा दिया। बोलो, समझ में आई बात? यस सर। अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो अब अगर आप इस लिक्विड को गर्म करो नीचे से, तो इस बार ये जो टेम्परेचर है, क्या नाम है इसका, यार ये 500 किलो पास्कल, लगभग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है 151.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। समझ रहे हो? यानी कि आपने प्रेशर के साथ छेड़खानी करी तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो भी उसके साथ भी अपने आप छेड़खानी हो जाएगी। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी लिक्विड का बढ़ जाएगा। अगर आपने प्रेशर कम किया
तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी लिक्विड का कांस्टेंट हो जाता है। क्या ये वाली बात नहीं हुई क्या? अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? बोलो, अगर नहीं समझ में आई तो किसी को कुछ पूछना हो तो बात करो। आ गया सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूँ, अब सीधी सी एक तरह से ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। मैं कह रहा हूँ एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर, किसी भी गिवन प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच ए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में कल मैंने बात करी थी। ए प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेस, चेंजेस इट्स फेस का मतलब है लिक्विड से वेपर बनना। एट ए गिवन प्रेशर, किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे, जो वो टेम्परेचर जिस पे प्योर सब्सटेंस या वाटर समझ लो अपनी फेस चेंज करता है। फेस चेंज का मतलब होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। तो इस टेम्परेचर को, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड टेम्परेचर। जैसे क्या, अगर आप ये 1 एटमॉस्फेरिक फिक्स कर दो प्रेशर, तो लिक्विड इसमें जो बॉयल होता है, जो अपनी फेस चेंज करेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेस चेंज करेगा। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टी सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। और इन द सिमिलर फैशन सैचुरेटेड प्रेशर क्या होता है? सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब है कि भैया एट ए गिवन, बस इसमें इतना चेंज हो जाएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रेशर एट विच ए प्योर सब्सटेंस चेंजेस इट्स फेस, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड द टी सैचुरेटेड। जैसे क्या, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो आप ये बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये फिक्स हो गया वाटर का, ये तभी फिक्स हो सकता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब इस पे प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक हो। तो उस कंडीशन में ये जो प्रेशर होगा ये सैचुरेटेड प्रेशर होगा, दिस वुड बी द सैचुरेटेड प्रेशर। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड कि भैया एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर प्रेशर किसी एक प्रेशर पे जो है, अगर कोई लिक्विड जो है अपनी, कोई जो लिक्विड है या कोई प्योर सब्सटेंस अपनी फेस चेंज कर रहा है, फेस चेंज का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, लिक्विड से वाटर, वाटर से वेपर, कुछ भी, ठीक है, वो लिक्विड से वाटर कह रहा हूँ, वाटर से वेपर या वेपर से जो भी अपना सॉलिड कुछ भी कर रहा है। तो इन द सिमिलर फैशन कि भैया एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर, कोई एक प्रेशर फिक्स कर दो आप, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड जो है अपनी फेस चेंज करे, लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाए, अपना वाटर से वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टी सैचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आती है? बोलो। यस सर। अगर हम ये कर दें, अगर हम ऐसा कर दें कि मान लीजिए आप जो लिक्विड जो है बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपने उसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया, उस लिक्विड का 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो मुझे बताओ क्या ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे? बोलो। नो सर। नहीं होगा। होगा, आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया ये टी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड टेम्परेचर है, लेकिन किसके लिए है? 1 एटमॉस्फेरिक पे। टी सैचुरेटेड का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड अपनी फेस चेंज करता है।
लेकिन 2 एटमॉस्फेरिक के लिए वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। तो 2 एटमॉस्फेरिक के लिए जो P सैचुरेटेड, जो T सैचुरेटेड है, वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सैचुरेटेड वर्ड का मतलब जो वर्ड यूज होता है ना सैचुरेटेड, जैसे मैंने अभी आपको वर्ड यूज किया सैचुरेटेड लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होने वाला है। जब यहाँ सैचुरेटेड वेपर, इसका मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होने वाला है। तो यहाँ पे वर्ड यूज होने लगता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वर्ड यूज होता है वो फेज चेंज के सामने यूज होता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, जहाँ पे फेज चेंज होती हो किसी भी लिक्विड की, तो उस टेम्परेचर या प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। अगर आप उस टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सेटिंग नहीं सही बैठाते सैचुरेशन वाली, तो उसमें फेज चेंज नहीं हो। पहले ये बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। अब देखो, अब इसमें जो है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब थोड़ा समझने आ गया, आसान होगा। देखो अब यहाँ चीज़ देखना, मैंने एक स्टेट यहाँ पे ली है, ये तो कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, और ये मॉइस्ट एयर की बात हो रही है। तो मॉइस्ट एयर जो है, मान लीजिए आपने कोई चैम्बर है, इस चैम्बर में मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, बोलो। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। अब देखो, हमने कोई टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर का मतलब ड्राई वाल्व टेम्परेचर है। ड्राई वाल्व टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि भैया जो भी आप इस टाइम जो भी अपने रूम में बैठे हो, अगर आप थर्मामीटर से वहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर मेजर करोगे, वो ड्राई वाल्व टेम्परेचर होता है, समझते हो? वो टेम्परेचर आपका, मान के चलो ये टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो आपने वहाँ पे बैठे हुए आपने मेजर किया टेम्परेचर अपने थर्मामीटर से, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो मान के चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हो इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक जोन है। इस जोन में आप देखो, ये जो जोन, ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन से बहुत दूर है। इस लाइन पे होता तो सैचुरेटेड वेपर होती, समझ रहे हो? सैचुरेटेड वेपर से अगर पहले अगर आप ये इस लाइन से इधर चला जाता तो वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। अगर आप इस लाइन के इधर चले जाते हो तो वेपर में ही रहोगे आप। तो ये कह रहा है, जो ये पॉइंट स्टेट 1 जो दिखा रहा है, थर्मोडायनेमिक स्टेट 1 है ये, इसमें इस मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड स्टेट में, वो किस में है, सुपर हीटेड स्टेट में वाटर वेपर है। अब आप कहोगे सर ये क्या कहानी है, मैंने क्या बात बोली अभी तक? ये जो स्टेट 1 है, इस 1 ऐसी जगह यहाँ पे लाई कर रही है क्योंकि इस रीजन के इधर लाई कर रही है, तो इस रीजन से जितनी दूर होगा उसका सुपर हीट होना उतना ज़्यादा लाजमी है। कैसे लाजमी है वो मैं बताता हूँ आपसे, कि भाई मैंने कहा कि ये मॉइस्ट एयर है, इस मॉइस्ट एयर में दो चीज़ें होंगी, वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर। अब ये कह रहा है कि इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, इस स्टेट में, इस जगह, इस प्रेशर पे, ये कोई पार्शियल प्रेशर है, ये मान के चलो पार्शियल प्रेशर इसका जो है मान के चलते हैं 3 किलो पास्कल, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक होता है 101.32 किलो पास्कल। तो इसके हिस्से में जो हमारी मॉइस्ट एयर आई, मॉइस्ट एयर में जो वेपर के हिस्से में जो आया, क्योंकि मॉइस्ट एयर में तो कितनी है, 30 गैसेस तो ड्राई वाली हैं, मान के चलो 30 गैसेस, 30-40 गैसेस होती हैं, 20-30 गैसेस, समझ रहे हो? ड्राई एयर इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, है ना, प्लस एक वेपर हो गया, तो मान के चलो 31 के आसपास है टोटल, और आपका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.32। अब समझ लो 31 डिवाइड 101.32 डिवाइड बाई 31, तो ये जो आया वाटर वेपर के हिस्से में जो इसका प्रेशर आया, क्योंकि इन सभी के प्रेशर को मिलके ही तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एज पर द डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता था कि भाई आपकी मॉइस्ट एयर में 30 गैसेस तो ड्राई एयर का मिक्सचर है, एक आपने और लगा ली वाटर वेपर, तो टोटल मिला के मान के चलो 31 हो, ठीक है। अब इन 31 के पार्शियल प्रेशर को मिला लें तो वो मिलके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, जो होता है 101.32 किलो पास्कल। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अकेले वेपर के हिस्से में कितना प्रेशर आया, वो वेपर का पार्शियल प्रेशर है जिसे हम पीवी कह रहे हैं।
तो अकेले वेपर के हिस्से में मान के चलो 3 किलो पास्कल आया। नहीं बात समझ में आई क्या? हेलो हेलो, नहीं समझ में आ रहा आ क्या गया भाई? सर। तो अब देखो, जब अकेले वेपर के हिस्से में 3 किलो पास्कल आया, अब भैया अगर प्रेशर आपने देखिए 101 जब किलो पास्कल था, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक था, तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रखते तो ये वेपर 100, ये जो वाटर वेपर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर ही बना रहता। लेकिन भैया इस 3 किलो पास्कल पे, बड़ा ध्यान से समझना है, इस 3 किलो पास्कल पे आपने तो प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, आपने तो प्रेशर बहुत ही कम कर दिया। ये 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है 101 किलो पास्कल, आपने कर दिया इसके हिस्से में आया 3 किलो पास्कल जिस पे रहती है। तो 3 किलो पास्कल पे तो ये लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स बॉईल करना शुरू कर देगी। नहीं समझ में बात आ रही क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कोई इसे जो है ये मान के चलो, कोई बुक इसे समझा नहीं सकती आपको। मैंने क्या बोला कि ये अगर वाटर वेपर, अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होती है ना, तो उस टाइम होती है सैचुरेटेड वेपर। लेकिन अब डाल्टन के हिसाब से तो इसके हिस्से में जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो तो जितनी भी 31-30, तो मिक्सिंग गैसेस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मिक्सिंग जो है, जो भी ड्राई गैसेस का मिक्सचर है, मान के चल रहा हूँ एटमॉस्फेयर में 30 गैसेस है, वो 32 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। और एक हमने वाटर वेपर ले लिया, तो टोटल 31 मान लिया। अब डाल्टन कहता है इन 31 का जो अपना प्रेशर है, इन सब का समेशन करोगे तभी 1 एटमॉस्फेरिक बन जाएगा। यही तो कहता था डाल्टन। तो ये जो इनका अपना प्रेशर है उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ये जो वाटर वेपर है ये 3 किलो पास्कल पे लाई करती है। और अगर किसी वाटर वेपर का अगर किलो मतलब अगर किसी वाटर को जो है अगर हम उसे 3 किलो पास्कल प्रेशर पे ले आए तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना शुरू कर देता है, मीन्स कन्वर्ट इनटू द वेपर हो जाता है। और आप ये मॉइस्ट एयर को कितने टेम्परेचर पे रख रहे हो? अपने घर के टेम्परेचर पे, जो इस टाइम कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओ, ये 3 किलो पास्कल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉईल कर जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर जा रहा है, आपने तो इसका टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा रखा है, क्योंकि आपके घर का टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टाइम ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वेपर होगी ये होगी सैचुरेटेड वेपर। अगर आप अब इसका इस प्रेशर पे जिस पे ये अभी लाई करती है, इस पे अगर आप इसका टेम्परेचर जितना बढ़ाते रहोगे तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर को हम कहेंगे, अगर मान लीजिए इसने आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया अभी ये वेपर, तो ये होगी सुपर हीटेड वेपर। और है कितने पे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये जो वेपर होती है ना, ये जो आपकी जो मॉइस्ट एयर में जो ये वेपर होती है, वाटर वेपर, ये इसलिए आपको नहीं दिखाई देती क्योंकि ये सुपर हीटेड स्टेट में होती है क्योंकि ये वेपर फॉर्म में होती है, सुपर हीटेड स्टेट में होती है। तो अगर मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर सुपर हीटेड स्टेट में है तो उस एयर को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर। अगर ये सैचुरेटेड होती, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर में कन्वर्ट कर रही है और आपके एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब फिर ये अनसैचुरेटेड एयर नहीं होगी, फिर ये होगी सैचुरेटेड एयर, क्योंकि ये सैचुरेटेड वेपर हो चुकी है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई क्या? देखो मैंने तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ यस सर, आगे। समझाने की। अब मुझे ये पता नहीं आप लोगों के समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही तो मुझे ये बात करो मुझसे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो ड्यू पॉइंट बताने को तो मैं आपको 1 सेकेंड में बता सकता था, लेकिन जब तक ये चीज़ें ना समझ में आए तो ड्यू पॉइंट समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुझे ये बताओ,
ये लाइन लिखी हुई है सुपर हीटेड स्टेट ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड एयर। तो सबसे पहले मैं आपका ये वर्ड क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस पर भी बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर क्या होती है? क्योंकि एयर में आप, एयर का मतलब मॉइस्ट एयर, एयर में आपके पास अगर सिंपल एयर भी है तो उसका मतलब मॉइस्ट एयर, एक तो वाटर वेपर है और प्लस ड्राई एयर है ना, ड्राई एयर है। अब अगर ये वाटर वेपर सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड का मतलब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो, जैसे क्या वाटर वेपर के हिस्से में 3 किलो पास्कल आया और 3 किलो पास्कल पे जो है बॉइलिंग, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाएगा वाटर का, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल कर जाता है। तो अगर आप इस एयर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला के रख दो तो फिर ये सैचुरेटेड एयर हो जाएगी, अनसैचुरेटेड नहीं रहेगी। अगर आपने इसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपके घर का टेम्परेचर हो गया, क्योंकि ये तो वेपर में कन्वर्ट होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने टेम्परेचर और 2 डिग्री बढ़ा दिया तो ये तो अनसैचुरेटेड, ये तो क्या हो गई, ये हो गई सुपर हीटेड वेपर। तो अब मॉइस्ट एयर में अगर वेपर सुपर हीटेड स्टेट में है तो उस एयर को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर। और हम तो देख रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने तो ये बॉइल होती है 20 पे, हम देख रहे हैं इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि घर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसीलिए कहा जाता है जब कभी भी, चाहे तुम्हारे यहाँ पे चाहे ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि टेम्परेचर लगभग अब तो 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो इसमें नॉर्मल एयर में जो आपकी वेपर होती है वो सुपर हीटेड स्टेट में ही होती है, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होती है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर जो है बहुत कम होता है। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। तो अब आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं इसे, जैसे कि आपने क्या करा कि भैया इस वाले प्रेशर पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आप अभी जो है ये बहुत ज़्यादा हीटेड कंडीशन में है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपने, जबकि ये जो है बॉयल कितने पे हो जाती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती? बॉयल कितने पे हो रही थी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे 3 किलो पास्कल पे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो आपने धीरे धीरे इस प्रेशर पे इसे ठंडा करना शुरू करा, जैसे हमारा पानी एटमॉस्फेरिक में ठंडा होता है, तो आपने धीरे 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 इसे जो है ठंडा करना शुरू करा कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे एटमॉस्फेरिक होता है इसी पे धीरे धीरे ठंडा करना शुरू करा। आपने इसकी कूलिंग करी, कूलिंग करते 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 ठंडा होते होते देखो नीचे आ रही है लाइन, नीचे लाइन आ रही है तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। जैसे ही ये, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा तो मुझे बताओ इस प्रेशर पे 3 किलो पास्कल पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा और अगर अब ये इससे थोड़ा सा भी नीचे चला गया तो क्या ये वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी वेपर जो है, बताओ, बोलो? हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि 3 किलो पास्कल पे अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर को लाया जाए तो वो लिक्विड, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, बॉईल करना शुरू कर देती है। अगर आपने 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी ला दिया तो फिर वो जो वेपर है वो तुरंत उसका वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी वेपर को कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा किया जाए और उसे उस टेम्परेचर तक ठंडा किया जाए जो उसका सैचुरेटेड टेम्परेचर है, इसका मतलब उस टेम्परेचर पे उसकी पहली ड्यू फॉर्म हो जाएगी, पहली ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएगी, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी कि इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दैट वुड बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो है आज इतना ही रहने देते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बाकी नोट्स तो आप पे है ही। ठीक है, चलो भैया ठीक है, लीव करते हैं, 1 मिनट अटेंडेंस ले लो। चलो ठीक है।